क्लासिक या अर्ली थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन हम पढ़ रहे हैं, या आप इसको ट्रेडिशनल थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन भी कह सकते हैं, क्लासिक भी कह सकते हैं, जो कि पुरानी बहुत अर्ली जो है ना, ये साइकोलॉजी से रिलेटेड थ्योरीज आई थी। ये उन थ्योरीज में से जो है एक और थ्योरी हम आज पढ़ेंगे अभी इस क्लास में, दैट इज़ टू फैक्टर थ्योरी, जिसको डुअल फैक्टर भी कहा जाता है और इसको मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी भी कहा जाता है, क्योंकि दो ही फैक्टर्स हैं इसमें, एक मोटिवेशन वाले और एक हाइजीन वाले। तो उसकी बेस पे इसको मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी या डुअल फैक्टर थ्योरी या टू फैक्टर थ्योरी कहा जाता है। अब ये थ्योरी है क्या? हर्सबर्ग ने, फ्रेडरिक हर्सबर्ग नाम है रिसर्चर का, साइकोलॉजिस्ट का, जिसने 1959 में ये थ्योरी प्रेजेंट की। और हर्सबर्ग थ्योरी ऑफ मोटिवेशन भी इसको कहा जाता है। अब इसमें हर्सबर्ग ने आर्ग्यू किया कि दो फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट कर सकते हैं, सो दैट वो अपनी परफॉर्मेंस को पहले से बेहतर बना सकें, या वट एवर इज असाइन टू देम वो उसमें अपना मैक्सिमम आउटपुट दें। अब वो दो फैक्टर्स हैं कौन से इम्पोर्टेंट फैक्टर्स? जैसे मैंने पहले कहा कि साइकोलॉजी की जब भी बात होती है, इंडिविजुअल बिहेवियर्स की जब भी बात होती है, जब भी इंडिविजुअल लेवल की या ग्रुप लेवल की इवन बात होती है, तो डिफरेंट सेटअप में, डिफरेंट सिचुएशन में, डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल पे वो चीज़ इम्प्लीमेंटेबल होती है, लेकिन दूसरी सिचुएशन में हो सकता है सेम ग्रुप ऑफ पीपल के लिए वो डिफरेंट हो जाए, या सेम सिचुएशन में एक डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल के लिए वो थ्योरी जो है वो वहाँ पे फ्लॉप हो जाएगी, वहाँ पे वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगी, या वैसा जो फाइंडिंग्स एक सेटअप में एक रिसर्चर ने फाइंड आउट की होती हैं, वो दूसरे सेटअप में हो सकता है वैसी ना हो, उससे टोटली ऑपोजिट हो। ये कोई साइंटिफिक मेथड नहीं है कि आपने दो जो लिक्विड हैं या दो गैसेज हैं उनको मिलाया तो उसका, जब जब आप ऐसा करेंगे विद इन अ कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट, तो उसका रिजल्ट विल बी द सेम एवरी टाइम। ऐसा नहीं होगा। तो हर्सबर्ग ने टू फैक्टर मोटिवेशन थ्योरी इंट्रोड्यूस की, और इसके अकॉर्डिंग देर आर ओनली टू फैक्टर्स जो कि इन्फ्लुएंस कर सकते हैं एम्प्लॉय की मोटिवेशन को, या जिन फैक्टर्स को कंसिडर करते हुए ऑर्गेनाइजेशन अपने वर्कर्स का मोटिवेशन लेवल इंक्रीज कर सकती है। क्योंकि अब ऑर्गेनाइजेशन मोटिवेट करेगी क्यों एम्प्लॉय को, उसको क्या पड़ी है, तो ऑफ कोर्स उसने अपने अपना विजन अचीव करना है, उसने अपना एक लॉन्ग टर्म प्लान बनाया हुआ है, उसने सोचा हुआ है, कोई फ्यूचर डिज़ायर डेस्टिनेशन उसने सेट की हुई है। वो उसको अचीव करने के लिए रिसोर्सेज को इकट्ठा करती है, और जो एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी होती हैं उनको प्रॉपर प्लान करती है, उनका उनका स्ट्रक्चर बनाती है, उनको ऑर्गेनाइज करती है। आपने मैनेजमेंट के फंक्शंस पढ़े हुए हैं। अब उसमें क्या काम करना है, कौन किसको कंट्रोल करेगा, कौन क्या करेगा, उसकी कैपेबिलिटीज़ क्या होनी चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन प्लान करती है। उसके बाद ह्यूमन रिसोर्स, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, इनको कंबाइन करते हुए ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि वो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर जो जो छोटे मोटे गोल्स उन्होंने सेट किए हुए हैं कि 6 मंथ्स के अंदर, 1 ईयर के अंदर, फिर उस इसी तरह से 5 ईयर्स, 10 ईयर्स में क्या अचीव करना है, ऑर्गेनाइजेशन प्लान करती है और उसके अकॉर्डिंग खुद को मैनेज करती है। अब उसके लिए जिन लोगों को हायर किया है वो अगर काम नहीं कर रहे होंगे, या जितना उनसे आउटपुट, जितना परफॉर्मेंस लेवल उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है, अगर वो उतना नहीं परफॉर्म करेंगे, तो ऑर्गेनाइजेशन ने जो प्लान कर रखा है उसमें डिलेज आना शुरू हो जाएंगे। ये ऐसे ही है कि एक बिल्डिंग आपने अगर रिसोर्सेज को देखते हुए आपने प्लान किया कि अगले 5 साल के अंदर बिल्डिंग बिल्कुल रेडी हो जाएगी, और उसमें अगर जिन लोगों को जो जो टास्क दिया हुआ है वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, तो ऑब्वियसली इट्स नॉट पॉसिबल कि 5 ईयर्स में बिल्डिंग कंप्लीट होगी। अगर होगी तो उसकी क्वालिटी वैसी नहीं होगी जो आप चाह रहे थे। इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन एफर्ट्स पुट इन कर रही होती है, वो इंडिविजुअल लेवल के फैक्टर्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करती है, ताकि उनको अप्रोप्रिएटली मैनेज किया जा सके, कंट्रोल किया जा सके,
और अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट किया जा सके ताकि वो कम से कम उतना लेवल ऑफ परफॉर्मेंस दें जितना कि ऑर्गेनाइजेशन उनसे एक्सपेक्ट कर रही है, जितना कि ऑर्गेनाइजेशन के सर्वाइवल के लिए और गोल्स को अचीव करने के लिए ज़रूरी है। अब हर्ट्ज़बर्ग के अकॉर्डिंग वो दो तरह के मोटिवेटर्स हैं या दो तरह के फैक्टर्स हैं जो कि मोटिवेट कर सकते हैं एम्प्लॉयज़ को। उनमें एक कैटेगरी या एक फैक्टर जो है वो मोटिवेटर्स हैं और दूसरे हाइजीन हैं। मोटिवेटर्स या मोटिवेशन फैक्टर्स, हाइजीन फैक्टर्स, ये दूसरी कैटेगरी होगी। अब ये तो हमने जान लिया कि ठीक है, एक मोटिवेटर्स हो गए, एक हाइजीन फैक्टर्स हो गए। अब ये हैं क्या और उनके अंदर कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको हम फर्दर जो है वो इंक्लूड कर सकते हैं कि उनको हम मोटिवेटर्स कहें या हम उनको हाइजीन फैक्टर्स की कैटेगरी में ऐड करें। मोटिवेटर्स ऐसे फैक्टर्स हैं दैट कैन एनकरेज एम्प्लॉयज टू वर्क हार्डर। अब कौन से मोटिवेटर्स हो सकते हैं? हम जानते हैं कि जब भी किसी एम्प्लॉय को एक टास्क असाइन किया जाता है या किसी एक स्पेसिफिक जॉब के लिए उसको हायर किया जाता है, तो उसको बताया जाता है कि बेटा जी ये आपके रिसोर्सेज हैं, ये आपका टाइम है, फलां पर्सन जो है ही विल गाइड यू, ही विल प्रोवाइड यू सेट ऑफ डायरेक्शन, प्रोसीजर आपको सारा बताया जाएगा। एक जो स्पोर्टिव एनवायरनमेंट है वो आपको मिलेगा और इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन विद इन दैट लिमिटेड टाइम बाय यूजिंग द एलोकेटेड रिसोर्सेज उसने कितना आउटपुट देना है। जो उसकी परफॉर्मेंस के इंडिकेटर्स हैं, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स आपने पढ़ा होगा कि किन चीज़ों की बेस पे उसकी परफॉर्मेंस को एनालाइज किया जाएगा, किन चीज़ों की बेस पे समवन कैन इवेलुएट कि इसने अच्छा परफॉर्म किया या इसने अप टू द मार्क या जो भी स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस रिक्वायर्ड थी वो परफॉर्मेंस दी या उससे बियॉन्ड उसने परफॉर्म किया या उससे वो एवरेज परफॉर्मर रहा, वो एक्सीलेंट परफॉर्मर या रहा या वो पुअर परफॉर्मर रहा। ये कैटेगराइज करने के लिए देयर आर फ्यू एलिमेंट्स, देयर आर फ्यू परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स जिसकी बेस पे किसी की भी परफॉर्मेंस को इवेलुएट किया जाता है। आप टीचर का परफॉर्मेंस इवेलुएशन फॉर्म फिल करते हैं एट द एंड ऑफ सेमेस्टर बिफोर योर फाइनल एग्जाम्स। उसमें लिखा होता है, आप टीचर के आप वो क्वेश्चन पढ़ें वो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर को जाहिर कर रहे होते हैं कि कोर्स ब्रेकडाउन आपके साथ डिस्कस किया गया कि टीचर ने जो आपको बताया कि हम इतने टाइम में ये वाले टॉपिक्स पढ़ेंगे, उसने आपको बेसिकली जो आपने फीस पे किया उस सब्जेक्ट के लिए उसके अगेंस्ट आपको अपनी जो सर्विस है वो ऑफर की कि इस अमाउंट में आपको इतने टाइम पीरियड के अंदर इस सब्जेक्ट के ये वाले टॉपिक्स पढ़ाए जाएंगे। किस तरह से पढ़ाए जाएंगे, उसमें टेस्टिंग किस तरह से होगी, आपके क्विजेज असाइनमेंट्स के बारे में भी क्वेश्चन है। टीचर का एक कमिटेड टाइम है, 1.25 घंटा है, 1.25 घंटा के अंदर आपको टॉपिक कवर करना है। दैट मीन्स कि टीचर ने ये समझा कि 1.25 घंटा इज इनफ फॉर दिस स्पेसिफिक टॉपिक जिसको मैं डिस्कस कर सकूं। अब वो टाइम पे अगर जल्दी छोड़ जाता है दैट मीन्स कि जो उसने प्रॉमिस किया है वो उसमें हैंकी पैंकी कर रहा है। और अगर वो टॉपिक को ज़्यादा मतलब सेमेस्टर में जितना कमिटेड कोर्स है अगर वो फुलफिल वो कवर नहीं कर पाता है दैट मीन्स कि उसने कहीं ना कहीं डिले किया, जिसकी वजह से जो टारगेट था उसका जो ऑब्जेक्टिव था वो टाइमली अचीव होना चाहिए था लेकिन वो कर नहीं पाया। इसी तरह से आपके लेक्चर डिलीवरी मेथड, इंटरेस्टिंग लेक्चर होता है, ये है वो है, मल्टीपल क्वेश्चंस आपने 2-3 दफ़ा तो उसको किया ही है तो आपको अंदाज़ा होगा कि वो क्या चीज़ें हैं उसके अंदर, क्या किन चीज़ों की बेस पे आप टीचर की जो टीचिंग मेथडोलॉजी है या ओवरऑल उसकी टीचिंग एबिलिटी है उसको टेस्ट कर रहे होते हैं। वही बेसिकली KPIs हैं, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं, जो कि इंडिकेट कर रहे हैं टीचर की परफॉर्मेंस को जिस टास्क के लिए उसको हायर किया गया, जो उसकी जॉब है। अब उसमें ज़रूरी है ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि एक इंडिविजुअल है, ऑर्गेनाइजेशन ने प्लान किया हुआ है कि 50% हमने जो है परफॉर्मेंस, हर सूरत हमारा एम्प्लॉय परफॉर्मेंस देगा, हमने एम्प्लॉय से 50% परफॉर्मेंस लेनी ही लेनी है, सपोज 50%, तो ऑर्गेनाइजेशन विल मेक श्योर कि 50% से कम परफॉर्मेंस एम्प्लॉय ना दे। अब वो 50% परफॉर्मेंस हर एम्प्लॉय से इंश्योर करने के लिए
ऑर्गेनाइजेशन विल डू एवरीथिंग। कि इंडिविजुअल को जो मसले मसाइल आ रहे हैं, काम करना उसको पसंद नहीं आ रहा है या उसकी पसंद का काम नहीं है, तो कैसे कुछ ऐसा किया जा सकता है कि वो अपनी जॉब में इंटरेस्ट ले और ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करे। या उसको अपनी जॉब से एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, क्या उसको सिर्फ पैसा चाहिए या एक सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट चाहिए, उसकी डिज़ायर क्या है, उसको इजी टास्क चाहिए या उसको चैलेंजिंग टास्क चाहिए, उसको जॉब किस तरह की चाहिए, उसको सिर्फ ये है कि मेरे जो सर्वाइवल नीड्स हैं वो फुलफिल होने के लिए मुझे एक लमसम अमाउंट ऑर्गेनाइजेशन से आती रहे, या वो ये चाहता है कि वो एक बड़े प्राइड के साथ बता सके कि मैं ऑर्गेनाइजेशन की इतनी बड़े लेवल की रिस्पॉन्सिबिलिटी को परफॉर्म करता हूँ। उसकी मोटिवेशन किस चीज़ के अंदर है। तो मोटिवेटर्स आर दोज फैक्टर्स जो कि प्योरली रिलेटेड टू एक्चुअल जॉब है, जिसके लिए एक इंडिविजुअल को हायर किया जाता है। अब उसमें ऑफ कोर्स वट एवर ही हैज़ लर्न, द पर्सन हैज़ लर्न, उसको वो इम्प्लीमेंट करेगा। उसी के लिए एक प्लेटफॉर्म उसकी जॉब की सूरत में ऑर्गेनाइजेशन उसको ऑफर करती है, जिसमें कि वो बड़ी खुशी के साथ, बड़े इंटरेस्ट के साथ, बड़ी डेडिकेशन के साथ काम करना पसंद करेगा, क्योंकि उसने सीखा, वो उसकी एबिलिटीज़ वो हैं, और उसने वो सीखा इस वजह से क्योंकि वो ये ऐसे ही काम करना चाहता था, उसका इंटरेस्ट था, उसकी विश थी। ये चीज़ें उसको एनकरेज करती हैं, ये चीज़ें उसको लगता है कि यस दिस इज़ अ प्लेटफॉर्म जो कि मेरा है, वेयर आई कैन डू वट एवर आई वॉन्ट टू, तो उसमें मैक्सिमम परफॉर्मेंस देगा। तो मोटिवेटर्स आर दोज फैक्टर्स जो कि प्योरली रिलेटेड टू एक्चुअल जॉब हैं। ये जॉब से हटके वाले फैक्टर्स नहीं आएंगे। इसमें आपकी ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर कैसा है, आपके जो बॉस है उसका रिलेशनशिप एम्प्लॉय के साथ कैसा है, वो चीज़ें इसमें नहीं आएंगी। एक्चुअली जिस टास्क के ऊपर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रहते हुए एम्प्लॉय को टाइम स्पेंड करना पड़ता है, जिस काम में उसको एफर्ट्स पुट करना पड़ती हैं, वो मानी रखता है। वो मोटिवेटर होना चाहिए एक इंडिविजुअल के लिए अकॉर्डिंग टू हर्सबर्ग। इसी तरह से व्हेन वी टॉक अबाउट हाइजीन फैक्टर, द अदर कैटेगरी जो कि प्रेजेंट की हर्सबर्ग ने, वो है वो फैक्टर्स जो कि अदर देन एक्चुअल जॉब हैं, जो कि सराउंडिंग का एनवायरनमेंट हो गया, कंपनी की पॉलिसीज हो गई, आपके कोवर्कर्स के साथ आपका रिलेशनशिप कैसा है, जो कि काम के साथ सपोर्टिव आप चीज़ें कह सकते हैं, ये वो एलिमेंट्स, वो फैक्टर्स आ जाते हैं। तो मेन तो यही चीज़ें होती हैं, एक तो आपकी जॉब, आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जिनके लिए आपको पे किया जाता है या जिनके लिए यू आर रिस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबल, और दूसरा ये कि जो उस काम को उस लेवल तक परफॉर्म करने के लिए आप कंसिडर करते हैं, या जो आपके एक्चुअल टास्क की परफॉर्मेंस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, ये वो फैक्टर्स आएंगे जिनको हम हाइजीन फैक्टर्स कहते हैं। अब मोटिवेटर्स क्योंकि एक्चुअली रिलेटेड टू जॉब हैं, प्योर जॉब जो आपका आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जिसके लिए आपकी परफॉर्मेंस को इवेलुएट किया जाता है, जिसकी बेस पे समवन कैन डिसाइड कि आप कैसे परफॉर्मर हैं। आपको प्रमोशन, आपको अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, प्रमोट करना चाहिए, आपको कहीं और ट्रांसफ़र करना चाहिए, कोई स्किल ट्रेनिंग डेवलपमेंट आपको होनी चाहिए या कि नहीं होनी चाहिए। तो योर टास्क विल डिसाइड कि आप फ्यूचर में कहाँ पे एग्जिस्ट करेंगे। तो दिस इज़ द मेन रीज़न कि इंडिविजुअल वांट्स टू परफॉर्म जिस काम के लिए उनको हायर किया गया है। इसमें जो कुछ फर्दर मोटिवेटर्स में कुछ सब फैक्टर्स हैं या ग्रुप ऑफ फैक्टर्स आप कह सकते हैं, जिनको हम मोटिवेटर्स का लेबल दे सकते हैं, जो कि जॉब से रिलेटेड हैं। वो कौन से हैं? नंबर 1, अचीवमेंट। जब तक एक सेंस ऑफ अचीवमेंट एक जॉब के अंदर एम्प्लॉय को नहीं मिल रही होती है, वो जॉब उसके लिए कभी भी मोटिवेटिंग नहीं हो सकती। वो उस जॉब को परफॉर्म नहीं करेगा। अगर उसको लगे कि ये काम तो कोई भी ऐरा गैरा नथु खैरा इजीली कर सकता है और उसमें वो कुछ भी नहीं कर रहा या वो कुछ नया सीख नहीं रहा
या उसको कहीं पे भी ये फील नहीं हो रहा कि मैंने कुछ बेहतर किया या मैंने कुछ अचीव किया, द पर्सन विल नेवर बी एबल टू बी मोटिवेटेड। उसके अंदर सेंस ऑफ अचीवमेंट अगर जॉब के अंदर नहीं है, थोड़ा सा चैलेंजिंग, हमेशा टारगेट्स को चैलेंजिंग इसी वजह से सेट किया जाता है कि इंडिविजुअल के अंदर एक जंग आए, उसके अंदर एक कंपटीशन आए अपने ही अंदर, कि मैंने खुद को एक्सपीरियंस करना है, मैंने अपने आप को जज करना है कि क्या मैं ये कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। अगर मैं कर सकता हूँ तो किस हद तक कर सकता हूँ, और जो मैं काम नहीं कर सकता हूँ वो क्यों नहीं कर सकता, उसको मैं कैसे फिर मैनेज कर सकता हूँ। तो जब तक किसी सिचुएशन में आप पढ़ते नहीं हैं, कोई चैलेंज आपके लिए नहीं होता है, जब आप आउट ऑफ द वे जाके कुछ नहीं करते या कंफर्ट जोन से निकल के कुछ परफॉर्म नहीं करते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, तो वहाँ पे सेंस ऑफ अचीवमेंट की एग्जिस्टेंस पॉसिबल ही नहीं है। दैट्स वाई टारगेट्स को हमेशा हायर रखा जाता है, जो कि थोड़ा ज़्यादा एफर्ट्स को पुट इन करने से अचीव होते हैं। तो जितना डिफिकल्ट टास्क होगा उतनी ज़्यादा सेंस ऑफ अचीवमेंट विल बी हायर इन दैट पर्टिकुलर जॉब, और वो फिर इंडिविजुअल्स को मोटिवेट करेगी। इसी तरह से देयर इज अनदर फैक्टर जिसको हम मोटिवेटर कहते हैं, जो कि प्योरली रिलेटेड टू जॉब है, दैट इज रिकॉग्निशन। अब एक बंदे की तारीफ की जा रही है, उसने जो भी किया उसको रिगार्ड किया जा रहा हो, उसको उसकी सक्सेस को अगर प्रेज किया जा रहा हो, तो ऑफ कोर्स उसको अच्छा लगता है। जब उसको पता हो कि यस, कुछ उसने ऐसा किया जो कि बाकी लोग नहीं कर सकते थे या जो इजी टू अचीव नहीं था। सेंस ऑफ अचीवमेंट के साथ साथ एक रिकॉग्निशन वाली फीलिंग भी उसके अंदर होती है। उसको लगता है कि वो बाकियों से सुपीरियर है, बाकियों से बेहतर है। चैलेंजिंग टास्क जो कि नॉर्मली लोग नहीं परफॉर्म कर पाते हैं, उसने वो वाला टारगेट अचीव किया, तो रिकग्निशन से भी वो थोड़ा हाईलाइट होता है। उसको लगता है कि इज बेटर देन अदर्स, जो कि उसके को फेलोज हैं, उसके वर्कर्स हैं, उनसे बेहतर है। या आप एम्प्लॉय को बताओ कि यस, ये एक डिफ़िकल्ट टास्क था, एक चैलेंजिंग टास्क था, जिसको कि बड़ी महारत से हमारे फ़लाँ एम्प्लॉय ने परफॉर्म किया है। दैट मीन्स कि आपको हाईलाइट किया जा रहा है, दूसरों को बताया जा रहा है कि दिस पर्सन इज़ बेटर परफॉर्मर देन यू। तो उससे भी एक मोटिवेशन होती है। क्लास में अगर टीचर हाईलाइट कर दे जी फलां बच्चे का पेपर बड़ा अच्छा था, क्विज असाइनमेंट बड़ा अच्छा था, या ये क्लास में हमेशा लॉजिकल क्वेश्चनिंग करता है, तो वो अपने आप में स्टूडेंट जो है ना वो सीना चौड़ा करके बैठते हैं। वो होती है रिकग्निशन, एक जो पावर आपको फील होती है अपने अंदर। फिर आप ज़्यादा मोटिवेट होते हैं कि इस प्रेज के लिए, इस रिकग्निशन के लिए मुझे और ज़्यादा एफर्ट्स करना होंगी, तो फिर आप पहले से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हो। तो जॉब में भी सेम चीज़ होती है। अगर आप कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, या आप कोई न्यू मेथड जो कि ज़्यादा इफेक्टिव है करंट मेथड से, ऐसा कोई मेथड इंट्रोड्यूस कर रहे हैं अपना टास्क परफॉर्म करने के लिए, दैट मीन्स यू आर सेविंग द टाइम ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन। या अगर आप लिमिटेड रिसोर्सेज से जितना आउटपुट ट्रेडिशनली आपकी ऑर्गेनाइजेशन प्रोड्यूस कर पा रही थी, आप उससे ज़्यादा आउटपुट दे रहे हैं, तो अगेन यू आर सेविंग द कॉस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज को आप इंश्योर कर रहे हैं, तो अगेन आप ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिशियल हो रहे हैं। आपने कुछ ऐसा कर दिखाया जो कि अभी तक इतने सालों में ऑर्गेनाइजेशन में या कहीं पे भी दुनिया में नहीं हो पा रहा था, तो आपको रिकॉग्नाइज किया जाता है आपकी एफर्ट्स की वजह से। तो ऐसा काम होगा जिसमें आपको अप्रिसिएशन मिलेगी, डेफिनेटली आप ज़्यादा मोटिवेटेड होंगे और ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो इसलिए रिकॉग्निशन इटसेल्फ कैन बी अ मोटिवेटर फॉर द एम्प्लॉय, ताकि वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दे। देन द थर्ड फैक्टर इज द वर्क इटसेल्फ। अब काम है क्या, जो एक जॉब है आपकी, उसके अंदर जो सेट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड ड्यूटीज़ हैं जो आपने करनी हैं, जो आपके रोल्स हैं जो आपने परफॉर्म करने हैं, वो क्या हैं, वो भी डिपेंड करता है। अगर तो वो बोरिंग है, आपकी पर्सनैलिटी के साथ मैच नहीं कर रहे, अगर आपका ज़ीरो इंटरेस्ट है उसमें, तो आप जितना भी कोशिश कर लें, आधी एनर्जीज
तो आपकी इसी में लग रही होंगी कि आई हैव टू डू इट, और हैव टू डू इट का मतलब ये कि मजबूरी, तो मजबूरी में इंटरेस्ट गायब हो जाता है। कभी आपने नोटिस किया हो कि अपनी पसंद की गेम आप खेल रहे हो, अपनी पसंद का कोई काम आप कर रहे हो, कोई भी काम जो कि किसी के लिए जैसा भी हो, लेकिन आपका फेवरेट काम है जिसमें आपको करते हुए टाइम का भी पता नहीं चलता, आसपास क्या हो रहा है आपकी भूख तक गायब हो जाती है, वो होता है आपका इंटरेस्ट। तो जब ऐसी जॉब आपको मिली होगी तो ऑब्वियसली वो प्लेटफॉर्म है जो कि आप करना चाहते हैं, जो कि असल में आप हैं, जो कि आपके गट्स हैं, जो कि आपकी स्किल्स हैं, आप असल में हैं ही वो। तो वो आप परफॉर्म कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आप उसमें ज़्यादा इंडल्ज होंगे, ज़्यादा डेडिकेटेडली उसको परफॉर्म कर रहे होंगे, और वो तो आपका अपना काम है ना, वही तो आपको करने को चाहिए था। तो जब जो काम आपको पसंद का हो वो करने को मिलेगा तो ऑब्वियसली आप उसमें ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो जॉब जितनी ज़्यादा एक एम्प्लॉय के लिए इंटरेस्टिंग होगी, डजेंट मीन ऑर्गेनाइजेशन के लिए या किसी थर्ड पर्सन के लिए या सेकंड पर्सन के लिए वो इंटरेस्टिंग हो, उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय के लिए जॉब मस्ट बी इंटरेस्टिंग। प्लस उसमें वैरायटी ऑफ असाइनमेंट्स कह लें, वैरायटी ऑफ टास्क कह लें, वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज कह लें, जिसमें मल्टीपल स्किल्स यूटिलाइज हो रही हैं। ये नहीं कि एक ही तरह की स्किल है वो यूज किए जा रहा है, काम किए जा रहा है, किए जा रहा है, किए जा रहा है, देयर विल बी अ टाइम कि वो आउटपुट जीरो हो जाएगा। रीजन के वो कुछ भी नया ट्राई ही नहीं कर रहा जो कि उसको उसमें इंटरेस्ट उसका बहाल रखे, ना ही उसके लिए उसमें कोई चैलेंज अगर आएगा तो ऑब्वियसली फिर कोई मोटिवेशन नहीं होगी। ये ह्यूमन नेचर है कि वो जब एक चीज़ में मास्टर हो जाता है तो उसको कुछ नया एक्सपीरियंस चाहिए होता है, वो एक ही स्टेट में नहीं रह सकता। यही वजह है कि इंसान जो है वो नाशुक्रा बाय नेचर नाशुक्र है, ये तो हम जानते हैं। तो एक चीज़ पे अगर वो टिक गया दैट मीन्स कि वो ग्रो ही नहीं कर रहा, वो तो पॉसिबल नहीं है, अगर ग्रो नहीं करेगा तो इंसान थोड़ी होगा। तो कोई भी ऐसा टास्क जो कि इंटरेस्टिंग हो, जिसमें वैरायटी ऑफ स्किल्स यूटिलाइज हो रही हो, वो इटसेल्फ एक मोटिवेटर का रोल प्ले कर रही होती है, तो उसमें एम्प्लॉयज ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं। देन रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब जॉब जिसके लिए हायर किया है उसमें एक और चीज़ भी आती है कि इसके लिए मुझे हायर किया गया है तो आई हैव टू डू इट, मीनिंग देयर बाय कि अगर ये मैं परफॉर्म नहीं करता हूँ तो मेरी जॉब चली जाएगी। तो जॉब पे अगर आप डिपेंडेंट हैं तो अगेन ये भी आपके लिए एक मोटिवेटर हो सकता है। तो इंटरेस्ट किस तरह का है, कौन सी चीज़ जॉब के बारे में ऐसी है जो कि आपको आपकी जॉब को आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट बनाती है, वो मोटिवेशन का रोल प्ले कर सकती है। देन द नेक्स्ट फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगेन मोटिवेटर है, प्योरली रिलेटेड टू एक्चुअल जॉब है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब आप अपने काम को ओन नहीं करेंगे, मैं अगर कह दूं कि मैं इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर स्टूडेंट्स को पढ़ा रही हूँ, तो मेरा काम है आना पढ़ाना, उनको समझ आती है नहीं आती है डजेंट मैटर, मैं अपने काम को ओन नहीं कर रही, मैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रही हूँ, फिर मेरे लेक्चर की क्वालिटी विल बी डेफिनेटली डाउन। उसमें मुझे ये होगा कि 5-7 बच्चे आते हैं, इसका मतलब ये पढ़ने वाले हैं, तो इनको मैं ना भी पढ़ाऊँ, उनको पता है टीचर है तो टीचर का कुछ अथॉरिटीज़ होती हैं, कुछ पावर्स होती हैं उसके पास, तो टीचर के आगे तो कुछ भी नहीं कर सकते हैं, तो पेपर जैसा भी होगा करना पड़ेगा। तो वो खुद से एफर्ट्स करेंगे, खुद से अपने तैयारी पेपर की करेंगे, लेकिन मेरी परफॉर्मेंस जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। लेकिन अगर मुझे लगे कि सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हो मेरे अंदर कि मेरा सब्जेक्ट है, ये कहीं पे भी आगे जब स्टूडेंट से पूछा जाएगा कि फ़लाँ कोर्स है उसके लिए फ़लाँ चीज़ जो है, अच्छा ठीक है बेस आपकी होनी चाहिए, आपने फ़लाँ सब्जेक्ट में फ़लाँ टॉपिक पढ़ा होगा, तो वो आपको आई होप क्लियर होगा। स्टूडेंट से पूछा जाएगा, नहीं आता उनको तो डेफिनेटली क्वेश्चन विल बी आस्क्ड कि पढ़ाई किसने थी, फिर मुझे लगेगा कि नहीं ये तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आई डोंट वांट कि मेरा नाम स्पॉइल हो। तो उसके लिए एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, रीज़न जो भी है, या मुझे लगे कि दिस इज़ दी ओनली जॉब जो कि मेरे पास है और ये मेरे पास इसके अलावा कोई दूसरा अर्निंग सोर्स है ही नहीं है,
मुझे अपने सारे एक्सपेंसेस इसी से फुलफिल करने हैं, तो आई विल बी मोर रिस्पॉन्सिबल। अपनी जॉब को मैं ओन करूँगी, मुझे पता होगा कि इसको कैसे करना है और इसको ठीक ही करना है हर तरह से, और अच्छा परफॉर्म करने के लिए वट एवर आई हैव टू डू मैं करूँगी, क्योंकि मेरा आउटपुट जो जाएगा वो मुझे रिप्रेजेंट कर रहा होगा कि मैं किस टाइप की बंदी हूँ। तो अपने टास्क को ओन करना मीन्स यू आर बीइंग मोटिवेटेड टू परफॉर्म बेटर।